नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। इस बीच में पिछले 3-4 एपिसोड से मैं आपको ब्लाइंड मर्डर्स यानी ऐसी हत्याएं या ऐसा अपराध जिनके बारे में कोई सुराग नहीं था और पुलिस ने मेहनत करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे कड़ी से कड़ी जोड़कर इन घटनाओं का खुलासा किया था। कल वाली जो आपको मैंने घटना बताई थी, शिमला के राम बाजार में जय नाम के लड़के की किडनैपिंग, आप ये सोचिए कि उसके बारे में इतना भी पता नहीं था कि वो गया कहाँ, और घटना के 2 साल बाद नगर निगम के वाटर टैंक से उसके कंकाल बरामद हुए थे। मैंने कल बताया था कि पुलिस ने किस तरह से 2 साल तक मेहनत करके अपराधियों को पकड़ा था और उसके कंकाल को बरामद किया था। इसी तरह मैंने आपको उसके पहले के एपिसोड में माहिम बीच पर जो लाल रंग का सूटकेस जिसमें सिर्फ एक हाथ और एक पैर था, उसका पुलिस ने किस तरह खुलासा किया था, उसके बारे में भी आपको बताया था। ऐसे ही 542 में परीक्षितगढ़ थाने में मेरठ में जो हत्या हुई थी और बियर केन के बारकोड से उस हत्या का खुलासा हुआ था, वो भी अज्ञात हत्या थी। इसके पीछे बताने का मकसद ये है, मैं बार बार कहता हूं कि क्राइम करने के तरीके और विवेचना के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आया है। मैंने आपको पहले उस दौर की जब अपराध की घटनाएं बताई थी, जब सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब जीपीएस लोकेशन निकालने की कोई विधा नहीं थी। उस ज़माने में पुलिस को कितनी परेशानी होती थी और ज़्यादातर मुकदमे, चूँकि ये विवेचना भी गवाहों से पर आधारित होती थी और ट्रायल भी, इसीलिए न्याय ऐसे मुकदमों में नहीं मिल पाता था। और धीरे धीरे ऐसे लोग जिनको ये सब पता हो गया था, वो बड़े अपराधी बन गए, अपराध दर अपराध करते रहे और कभी भी पकड़े नहीं गए, बड़े अपराधी बने और नेता हो गए। बहुत ढेर सारे ऐसे इंस्टांसेस के बारे में मैंने बताया था। पुलिस की हर समय आलोचना करना उचित नहीं है। सिर्फ इसी पर्पस से मैं ये कुछ अज्ञात हत्याओं के बारे में, अज्ञात अपराध के बारे में बताता हूँ कि पुलिस दरअसल कितना मेहनत करती है कुछ अपराधों को खोलने में। आपके अपने विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं पुलिस को गाली देने के लिए, आप स्वतंत्र हैं पुलिस की आलोचना करने के लिए। आपके साथ भी हो सकता है छोटा मोटा इस तरह से जो सिपाही हरकत कर देते हैं, दुर्व्यवहार कर देते हैं, वो आपके साथ अगर हुआ है तो ये बहुत लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बारे में अपनी एक राय बना लें। आज की घटना जो मैं बताऊंगा आपको, आज का वाकया, वो भी ठीक उसी तरह का है। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस ने मेहनत करके, मैं अलग अलग प्रदेशों का इसलिए बताता हूँ कि ये ना हो कि साहब फलां जगह की पुलिस बहुत इफ़िशिएंट थी और फलां जगह की बहुत फिसड्डी थी या उन्होंने किया है। आज की घटना बिहार से है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से है। नामी शहर है, बड़ा शहर है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है जर्रा। अंडे के कारोबारी जयप्रकाश 30 सितंबर को घर से अपनी दुकान के लिए निकले। दुकान पहुंचकर उन्होंने दुकान को खोला। वो अंडे के थोक व्यापारी थे। हर बड़े ज़िले, हर बड़े कस्बे में अंडे के एक थोक व्यापारी होते हैं जो थोक में जहाँ से भी अंडा मंगाना होता है, महाराष्ट्र के बहुत ढेर सारे इलाकों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहाँ से मंगा लेते हैं। और छोटे छोटे लोग, आप देखते हैं कि कोई ऐसा ज़िला, कस्बा, बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ ठेलों पर अंडे लगाकर लोग बेचते ना हों। पर
उनका जो होलसेल करने वाला आदमी है वो 1 या 2 हर कस्बे हर जिले में होता था या होता है। जर्रा कस्बे का जो सबसे बड़ा व्यापारी था वो था जयप्रकाश। दुकान खोलकर अपने दुकान पर उसने जो लोग थे काम करने वाले या जो उसके सहायक थे, सहयोगी थे, उनको ये बता कर कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, वहाँ से चले गए। शाम तक नहीं लौटे। दुकान बंद करने का समय हो गया। जनरली जो बिज़नेस का काम है अंडों के, वो सुबह सुबह 5-6 बजे से 4 बजे से शुरू होकर दोपहर में 12 बजे तक थोक में जिनको ले जाना है वो इसी समय में ले जाते हैं। दिन भर उन्हें बेचना होता है। जब बंद करने का समय आया और तब तक जयप्रकाश नहीं लौटे, घर वालों को चिंता हुई, घर वाले परेशान हुए। लेकिन तभी आधी रात के आसपास एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि जयप्रकाश मेरे कब्जे में है और अगर उनकी सलामती चाहते हो, अगर उनको जिंदा देखना चाहते हो, 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। 10 मिनट बाद ही फिर दूसरा फोन आया। उसमें यह कहा गया कि कल सुबह एक आदमी तुम्हारे पास जाएगा, फला फला जगह पर जयप्रकाश की चेक बुक रखी हुई है, वो चेक बुक उसको सुपुर्द कर देना, वरना तुम्हारे जयप्रकाश की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। बिहार में अपराध की स्थिति आप समझ सकते हैं और चूंकि ऐसा होता रहा है, घर वाले बहुत डर गए और घर वालों को ये वार्निंग दी गई कि खबरदार अगर पुलिस के पास गए, ये पता भी लग गया कि तुमने पुलिस से कोई संपर्क किया है, तब भी हम इसको मार डालेंगे। घर वालों को काटो तो खून नहीं। अगले दिन सवेरे 9 बजे ही एक नकाबपोश व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनके दरवाजे पहुंच गया। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी। आदमी की पहचान करना असंभव था क्योंकि वो उसने मुंह बांध रखा था। आते ही कहा चेकबुक। इन लोगों ने पहले से तैयार कर रखी थी चेकबुक, जो भी जहां बताया गया था वो निकाल रखी थी और चेकबुक उसको हैंडओवर कर दी, उसको दे दी। अगले दिन चेकबुक की 4 अलग अलग चेक्स में 1.5 करोड़ की रकम भर दी गई और उसको लेकर जर्रा में पास में ही एक जो जिस बैंक की थी, छोटा बैंक था वो, वहां पर चेक कैश कराने के लिए एक व्यक्ति गया। बैंक वालों ने कहा साहब इतनी रकम इस छोटे से कस्बे के बैंक में संभव नहीं है, हम इतनी रकम रखते नहीं हैं और हम बिना वेरिफिकेशन के इतनी रकम आपको दे भी नहीं सकते। जो छोटा मोटा वेरिफिकेशन का काम होता है, सिस्टम खोला, सिस्टम में उसके सिग्नेचर मिलाए, तमाम चीज़ें, वो सब पूरी, बोले सब पूरा है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए हमारी ब्रांच में ही नहीं है। अभी बैंक खुला है, तमाम लोग छोटे मोटे लेन देन करने वाले लेने भी आते हैं, देने भी आते हैं, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। जो आदमी 4 चेक लेकर आया था वो 4 चेक लेकर वापस चला गया। इस बीच में जयप्रकाश के घर वालों ने आपस में राय मशविरा किया। उन्होंने ये भी बताया, उनको लोगों ने बताया, सलाह दी कि बैंक में जरा पता कर लीजिए। इनको यही डर था कि अगर पुलिस को बताया गया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। ऐसा होता रहा है वहाँ पर। और मुजफ्फरपुर तो बहुत क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। बहरहाल ये तय पाया गया कि पहले एक ऐसे व्यक्ति को जिसका वहाँ खाता हो, अपना पैसा निकालने या जमा करने के लिए जाए और किसी तरह कैशियर से ये संपर्क कर ले कि क्या जयप्रकाश के चेक कैश होने को आए थे। ऐसा ही हुआ और 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को उसको अगवा किया गया था। 1 अक्टूबर को उन लोगों ने कोशिश की थी और 1 अक्टूबर को ही जब
2 बजे पैसे का लेन देन समाप्त हो जाता है बैंक में। तब वो व्यक्ति गया, उसने पहले अपने रुपए पैसे की बात की, फिर ये पूछा कि क्या जयप्रकाश के अकाउंट से कुछ पैसा निकालने के लिए चेक लेकर कोई आया था। बैंक ने जवाब दिया बिल्कुल आया था, लेकिन इतना पैसा बैंक में एक साथ नहीं था, इसीलिए उसको वापस कर दिया गया। उसने जब वापस आकर ये बात बताई, घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने शाम को पुलिस से संपर्क कर लिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उस नंबर से जिससे ये रैंसम कॉल आई थी, उस नंबर के कैफ निकलवाने की कवायद शुरू हुई। पहले तो ये पता नहीं लग पा रहा था कि किस कंपनी में ये बात की जाए। बहरहाल हेडक्वार्टर के क्राइम ब्रांच से लोगों को बुलाकर उसके कैफ को मंगाने का काम शुरू किया गया। दो अक्टूबर को जब ये फिर गए वहाँ कैश फिर करने के लिए, कि उसने कहा था कि कल देखिएगा हम अपने यहाँ जो हमारी हेड ब्रांच है, हमारी बड़ी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वहाँ से मैं पैसा मंगा लूँगा, तब आप आइएगा, हो सकता है इनमें से एक आध चेक मैं कैश कर दूँ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो देखा तमाम पुलिस वाले वहाँ चेक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता लगा सीसीटीवी उनका काम नहीं कर रहा था। लोगों ने बताया, चूंकि कैशियर से बहुत लंबी बातचीत हुई थी, कि उस व्यक्ति ने मुंह बांध रखा था, बार बार उसको वो ऊपर कर रहा था। जैसे ही इतना देखा, उल्टे पैर वो भाग गया। वहां पहुंचते ही उसने बताया कि एक तो पैसा नहीं मिला, दूसरे अब पुलिस पीछे पड़ेगी, इतना बवाल हम नहीं संभाल पाएंगे, अब हमारी मजबूरी है, हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो मिन्नतें करता रहा, कहता रहा कि नहीं साहब, हम पैसा अब हमको फ़ोन करा दीजिए, अभी हम घर वालों से कह देते हैं, हम बैंक वालों से कह देते हैं, सबका नंबर मेरे पास है, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन रात करीब 8 बजे उसको 3-4 गोलियां मार दी, वो मर गया। एक गाड़ी में उसके शव को लेकर मुजफ्फरपुर से जर्रा तक उस शव को लाद कर ले गए और उसके गांव या कह लें उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पर सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। सवेरे सवेरे लोगों ने सुनसान सड़क पर इस शव को देखा, भीड़ लग गई। बहुत टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर में पहचान हो गई कि जयप्रकाश का शव है। पुलिस भी सख्ते में आ गई। एक दिन पहले ही उसने किडनैपिंग की तफ्तीश शुरू की थी और आज उस व्यक्ति की लाश मिल गई। पुलिस भी उलझन में थी कि आखिर क्या किया जाए। उस सिम कार्ड के डिटेल्स तुरंत मंगाए गए और उससे ये पता लगा कि उससे सिर्फ 2 ही कॉल हुई थी, न उसके पहले कोई कॉल हुई थी, न उसके बाद कोई कॉल हुई थी। सर्विस प्रोवाइडर से ये पूछा गया कि ये किस जगह ये लॉट भेजा गया था जहां से ये सिम खरीदा गया, क्योंकि सिस्टम में अभी तक जो कैफ है, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपडेट नहीं हुआ था। पुलिस ने मांगा जरूर था, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब अभी अपडेट नहीं हुआ है, हम इसका पता कर रहे हैं कि किस जगह से इसको आना था। खैर, वो अपने स्तर से पता कर रहे थे और पुलिस ने अपने स्तर से पता करना शुरू किया। अल्टीमेटली उस दुकान तक पहुंच गए जहां से वो सिम बेचा गया था। दुकान के गांव-गांव में छोटे छोटे कमरों में ये सेल फोन से संबंधित काम किए जाते हैं। वहां ये बताया गया कि अजय नाम के एक व्यक्ति ने ये खरीदा था, जो रजिस्टर में लिख रखा था। कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आईडी एड्रेस प्रूफ दी गई थी, वो आधार की फोटोकॉपी लगाई गई थी। उसमें 2 दिक्कतें थी। एक, जो आधार नंबर उसमें बड़ा लंबी सबसे बड़ा वही लिखा रहता है,
उसके 2 डिजिट या तो जानबूझ के घिसे हुए थे, वो फोटोकॉपी में पढ़ने को नहीं आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, पीछे की तरफ जहां एड्रेस लिखा हुआ था उसमें ये तो समझ में आ रहा था कि मुजफ्फरपुर का एड्रेस है, लेकिन उसका फ्लैट नंबर, फ्लैट संख्या ये नहीं लिखा था। विवेचना में फिर वही अड़चन आ गई। जो 2 अंक नहीं लिखे गए थे उसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारे आधार के नंबर निकाले गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी इनकी। पहला अंक, अब ये तो क्लियर नहीं है इन्वेस्टिगेशन में कि ये लास्ट के 2 अंक थे। अगर लास्ट के 2 अंक होते तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले के 2 अंक होंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। बहरहाल होते होते मुजफ्फरपुर से लिए गए जो सिम कार्ड थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और फाइनली 3-4 अप्रॉक्सीमेट पतों की जानकारी हो गई। पुलिस ढूंढते ढूंढते अजय को मुजफ्फरपुर के एक फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी प्रियंका ने दरवाजा खोला। उनसे पूछा गया, ये अजय का फ्लैट है? उसने कहा हाँ सर, बिल्कुल अजय का फ्लैट है, अजय से बात करनी है। उसने कहा अजय कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हैं। पुलिस ने कहा हमें भीतर आना होगा। प्रियंका का भाई मनीष भी वहीं पर मौजूद था। मनीष और प्रियंका ने पुलिस वालों को भीतर बुलाया। छोटा सा फ्लैट था, फ्लैट की तलाशी हो गई। तय हो गया कि अजय यहां नहीं है। उसका नंबर मांगा गया। जो नंबर दिया गया वहीं सामने मिलाया गया, वो स्विच ऑफ था। पुलिस को डाउट था कि ये नंबर शायद सही नहीं है। उसने बताया कि साहब बहुत दूर गए हैं, बाहर गए हैं, अहमदाबाद में हैं, हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में कहीं मीटिंग में हो, जब निकलेंगे तभी खुलेगा। तब मनीष और प्रियंका का नंबर वहीं पर पुलिस वालों ने ले लिया और वहीं इन दोनों को डायल करके ये देख लिया कि इसकी रिंग इसी फ्लैट में हो रही है। पुलिस ने उन दोनों नंबरों को सर्विलांस में रखा। करीब 3 दिन बाद जिस नंबर से अजय ने उनसे बात की वो नंबर मिल गया। ये नंबर दूसरा नंबर था। ये नया नंबर लिया गया था जिससे अजय बात कर रहा था और उसके बाद अजय बराबर कांटेक्ट में था। मुजफ्फरपुर की क्राइम ब्रांच ने लोकेशन ढूंढनी शुरू की और फाइनली अजय पुलिस के कब्जे में आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि कोई कुछ बताने से, मतलब आप अगर उससे सीधे साधे भाई साहब होके पूछेंगे कि भाई साहब आपने ये सिम खरीदा? उन्होंने कहा साहब खरीदा। फिर पुलिस पूछेगी कि भाई साहब इस सिम से कॉल हुई है? बोले पता नहीं, वो तो गिर गया था मुझसे, पता नहीं किसने कॉल की, मुझे नहीं पता। तो वो सेट भी क्या गिर गया था? उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, वो मैं सिम के वो सेट गिर गया था, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो पैंट की जेब से कहीं स्लिप हो गया। तो ऐसे तो कोई बता नहीं सका। अजय, प्रियंका और मनीष को परेशान पुलिस ने अलग अलग जगह ले जाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू की। तरीका आप समझ सकते हैं। बिना उस तरीके के कभी अपराधी की जुबान नहीं खुलती। बहुत कम ऐसे ईमानदार अपराधी होंगे जो आते ही बताना शुरू कर देंगे कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। बहरहाल मुशक्कत के बाद चीजें खुल गईं। पता ये लगा कि अजय की पत्नी प्रियंका, जो देखने सुनने में ठीक थी, फैशनेबल थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, वो
कॉल करती थी रैंडम नंबर से। कॉल आई, उन्होंने कहा कि राजकुमार बोल रहे हैं, तो सामने वाले ने कहा कि नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। फिर दूसरे को कॉल किया कि आप क्या फलाने बोल रहे हैं, अकरम का नंबर है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपके साथ भी ये घटा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं आप कौन बोल रही हैं। तो ऐसे लोगों को फौरन प्रियंका लपेट लेती थी कि मैं तो फला बोल रही हूँ, उनको ढूंढ रही थी। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? और जिनका फ़ोन आप मिला रही हैं या मिस हो गया है या मिस्ड कॉल, ये रॉन्ग नंबर में आया है, ये कहाँ रहते हैं? ऐसे ही एक कॉल में जयप्रकाश, वो अंडे का कारोबारी, फंस गया। उसने पूछा आप कौन? उसने कहा मैं फला, तुम कौन? और 4-6 दिन की बात के बाद वीडियो कॉल शुरू हो गई। घटना वाले दिन यानी 30 सितंबर 2018 को प्रियंका ने कहा कि आज मैं अकेली हूँ। इस बीच में तमाम चीज़ें कि मैं अंडे का कारोबार करता हूँ, फलाना है, ढिकाना है, ये है, वो है। मनीष ने जर्रा पहुंचकर अंडे के इस कारोबारी की माली हालत का पता किया। ये भी पता किया कि इसके पास कितना पैसा होगा। ये भी एक रैकेट है और बहुत बड़ा रैकेट है। बहुत से लोग फंसे, बर्बाद हो गए। बार बार इस संबंध में तमाम वार्निंग सोशल मीडिया पर तमाम पुलिस यूनिट्स ने की हैं, लेकिन फिर भी फंसते हैं लोग। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही जयप्रकाश उस फ्लैट में दाखिल हुए, उन्हें फौरन मनीष और अजय ने दबोच लिया, बंधक बना लिया, मारपीट की, पूछा कितने पैसे घर में हैं कैश और कितने बैंक में हैं। इतनी पिटाई की कि वो बोलने लायक नहीं रह गया। बहरहाल बता दिया उसने कि कितने पैसे हैं, कहां पर चेकबुक रखी है, उसने ये भी बता दिया। तब अगले दिन फोन किया, उसी दिन रात में फोन किया गया कि चेकबुक फला फला जगह है, कल एक आदमी। और मनीष ढड्डा बांध के, यानी वो जो गमछा बांध के, नकाब पोश जिसे कहते हैं, घर पर पहुंच गया और वो चेकबुक ले आया। मारे डर के घर वालों ने इसके बारे में कहीं किसी को नहीं बताया। उसके बाद जब बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया और दूसरे दिन वहां जाकर पुलिस वालों की भीड़ देखी गई, तो प्रियंका ने बताया कि मैंने अलग अलग 3 नंबरों से इससे बात की है और वो कॉमन नंबर्स हैं। अगर ये छूट गया तो इन नंबरों से पुलिस हमारे तक पहुंचेगी और फिर हम सभी जेल जाएंगे। बेहतर है इसे मार दिया जाए। और फिर वहीं पर उसे 3-4 गोलियां मार दी। पड़ोसी ये बताते हैं कि 3-4 दिनों तक इस फ्लैट में बहुत से लोगों का आना जाना रहा, बड़ी गहमा गहमी रही और अचानक सब कुछ शांत हो गया और अचानक ही अजय फ्लैट से निकल गए। बहरहाल पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, अकाट्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मनीष का वहाँ तक जाना, मोबाइल फ़ोन लेकर जाना, चेकबुक वहाँ से ले आना, अजय का बैंक तक जाना, चेक वहाँ प्रस्तुत करना, अजय को फिर बाद में पहचाना उन लोगों ने जो बैंक के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटे से सिम, 1 सेंटीमीटर का सिम होता होगा,
माइक्रो वाला है तो और छोटा होगा। अगर ये सिम खरीदा न गया होता, अगर इस सिम से रैंसम कॉल न हुई होती, 2 ही कॉल हैं, तीसरी कोई कॉल ही नहीं थी, तो ये मर्डर भी अधूरा रह जाता। पुलिस ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया और उसके बाद ये 13 नवंबर को, 30 सितंबर की ये घटना थी, 13 नवंबर को ये तीनों अभियुक्त पकड़े गए। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसके बारे में सभी को बताया। आज की घटना, आज के वाकये में एक कारोबारी ने अनजान महिला से वीडियो कॉल पर दोस्ती शुरू की और जान से हाथ धो बैठा। मैं पता नहीं कितने क्राइम के बारे में, इस तरह के पता नहीं कितनी बार अपनी किस्सा गोई परिवार के लोगों से ये अपील करता हूँ कि अनजान वीडियो कॉल किसी की भी हो लेकिन न उठाएं। लेकिन फिर भी वीडियो कॉल देखी, सुंदर सी महिला डीपी पर या लड़की डीपी पर लगी हुई है, बस एकदम लार टपकने लगते हैं और आपने उसको एक्सेप्ट किया। सामने स्क्रीन पर कपड़े उतारती हुई एक लड़की की वीडियो चलेगी, 20 सेकंड 25 सेकंड आप उसको घूर कर देख रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉल के कटते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी और ये कहा जाएगा कि अभी आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबको भेजती हूँ, अभी फेसबुक पर अपलोड करते हैं। नया शुरू हुआ है कि अभी ये यूट्यूब पर हम इसको अपलोड कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में एक आदमी फ़ोन करेगा कि मैं यूट्यूब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल रहा हूँ, एक वीडियो आई है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। वीडियो बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है, अगर आप 50,000 रुपये इस अकाउंट पर भेज दें तभी ये रोकूंगा, वरना ये भी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। इस तरह की ब्लैकमेलिंग। इस केस में प्रियंका ने अपने आप को अकेला होना बार बार जयप्रकाश को बताया और 4-6 बार बात करने के बाद अंग प्रदर्शन शुरू हो गया। जयप्रकाश ने भी अपनी तरफ से जरूर कोशिश की होगी इस बात को वेरीफाई करने की कि आखिर कैसी है ये महिला या किस तरह की महिला है, और हर बार उसकी हर बात पूरी करने पर उसे यकीन हो गया कि नहीं हम इसके पास जा सकते हैं। अगर ये बड़े शहर का बैंक होता तो 1.5 करोड़ उसी दिन निकल भी जाते, लेकिन फिर भी जान नहीं बचती, मार वो तब भी देते पैसा लेने के बाद भी। क्यों करते हैं ऐसा लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग ऐसा बिल्कुल न उन्होंने ये जानने के बाद किया होगा, न आगे करेंगे। लड़का लड़की किसी की वीडियो कॉल हो। जो नया ट्रेंड है वो ये भी है कि महिला का नंबर ट्रूकॉलर में दिखाई पड़ गया, उसको वीडियो कॉल कर दी और सामने नेकेड लड़के की वीडियो पर स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी और फिर आपके पास तुरंत वीडियो आ गई और बताया कि आप ये करती हैं, आपको शर्म नहीं आती? अभी ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक सब पर अपलोड होगी। तो इसलिए किसी की वीडियो कॉल जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है या आपने 1-2 दिन पहले ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किया है या आपने फेसबुक में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट 1-8 दिन पहले ही एक्सेप्ट की है, कृपा करके कभी भी ऐसे वीडियो कॉल न उठाएं। मत करिए ऐसी गलती जो आपके गले पड़ जाए और इज्जत, पैसा, दीन,
ईमान सबसे और यहाँ तक कि जान से भी हाथ धोना पड़े। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।